वेदांता सिविल सर्विस एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और आपने भी न्यूज़ सुना होगा कि 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है, ठीक है? और इस वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वो नियुक्त हो चुके हैं और वो अध्यक्ष का नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया का नाम आपने पहले भी सुना होगा, वो सुना होगा नीति आयोग के ये उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। और कब से कब तक रहे हैं? ये 2015 से 17 तक रहे हैं। और ये क्या है? एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? ये अर्थशास्त्री है। अर्थशास्त्री मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी वर्तमान सरकार उस व्यक्ति को उस क्षेत्र में नियुक्त कर रही है जो व्यक्ति उस क्षेत्र का एक्सपर्ट है या फिर उस क्षेत्र में वो विद्वान है। ठीक है। और अरविंद पनगड़िया जो है अर्थशास्त्री विद्वान है और इन्हें वित्त आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है। इसके पहले जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे एन के सिंह थे। ठीक है। और ये एक क्या थे? एक आईएएस थे। और कहाँ के थे? ये बिहार कैडर के आईएएस थे। ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ये हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। तो सिंपल सी बात है कि एक क्वेश्चन उठता है यहां से कि वित्त आयोग गठन क्यों करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है? ठीक है। तो एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद है एक। अनुच्छेद एक में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है और यहां से एक वर्ड निकल के आता है, वो है संघवाद, जिसे इंग्लिश में फेडरल बोलते हैं। ठीक है। तो फेडरल आपने न्यूज़ सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा राजनीतिक संघवाद और एक न्यूज़ सुना होगा राजकोषीय संघवाद। जो राजनीतिक संघवाद है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि जो राज्य है ये किसमें कानून बनाएगा, जो केंद्र है वो किसमें कानून बनाएगा और केंद्र प्लस राज्य जो है ये दोनों मिलकर किसमें कानून बनाया जाएगा। और ये उल्लेख कहां पर है? ये उल्लेख है 7वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है। यानी 7वीं अनुसूची में शामिल है कि केंद्र के विषय क्या होंगे, राज्य के विषय क्या होंगे और संवर्ध सूची के विषय क्या होंगे। ठीक है। तो इस वर्ड को बोला गया है राजनीतिक संघवाद। एक वर्ड सुना होगा आपने न्यूज में, उसका है राजकोषीय संघवाद। राजकोषीय संघवाद में धन का बंटवारा होता है कि धन किसको कितना जाएगा। ठीक है। यानी कि जहां पे कानून की बात होती बंटवारे की, वहां कहलाता है राजनीतिक संघवाद। जहां पे धन की बंटवारे की बात होती है वहां कहलाता है राजकोषीय संघवाद। हुआ क्लियर? अब चल जाइए कहां पर? जीएसटी में। जो 1 जुलाई 2017 में क्या आया था? जीएसटी आया था। जीएसटी के पहले लो या जीएसटी को शामिल कर लो इसमें। तो इसमें क्या होता है, कुछ टैक्स जो है वो राज्य वसूलता है और कुछ टैक्स जो है केंद्र सरकार वसूलती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप अभी जो लेक्चर देख रहे हैं, ये लेक्चर संचालित हो रहा है कहाँ से? इंदौर के भौरकुआ से। और इंदौर भौरकुआ में मैं रह रहा हूँ और मैं यहाँ पे अपनी सेवा प्रदान कर रहा हूँ। सेवा की मुझे एक इनकम मिल रही है, मुझे धन मिल रहा है। ठीक है। मैं अपने रूम से यहाँ तक आ रहा हूँ, एक यातायात का यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ जा रहा हूँ, एक यातायात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यातायात सुविधा हो गई, मुझे यहाँ सुरक्षा हो गई। ठीक है। अन्य कौन सुविधा हो गई? ये मुझे सिर्फ प्रदान हो रही है कहाँ पर? इंदौर में। ठीक है। और इंदौर कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में। हुआ क्लियर? ठीक है। और मैंने जो धन कमाया, ठीक है, मैंने जो धन कमाया उस पे लगा इनकम टैक्स लग गया। और इनकम टैक्स जो है किसने वसूला? ये वसूला किसने? केंद्र ने। तो राज्यों को क्या मिला? राज्यों को कुछ नहीं मिला। ठीक है। इसलिए कुछ कर जो है राज्य भी वसूलता है, परंतु जो इनकम टैक्स है, जो आयकर है, जो केंद्र वसूला है, यहां से कुछ धन, यहां पे कुछ परसेंट राज्यों को प्राप्त होता है। परंतु राज्यों को प्राप्त होने का जो निर्णय है, ठीक है, निर्णय है, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये करता है कौन सा? वित्त
आयोग करता है। और अभी जो वर्तमान में जो आयोग बना है वो बना है 16वां वित्त आयोग बन चुका है। ठीक है, हुआ क्लियर? तो भारत की संचित निधि होती है, संचित निधि का उल्लेख संविधान किसमें है? तो वो आर्टिकल 266 में संचित निधि का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, तो संचित निधि से राज्यों को, ठीक है, राज्यों को राजस्व अनुदान नियंत्रण के जो सिद्धांत होते हैं इसमें उल्लेखित है, यानी कि राज्यों को संचित निधि से कितना धन किन किन आधारों पर मिलेगा ये इसमें उल्लेखित है। ठीक है, हुआ क्लियर? तो ये हो गया संचित निधि। ठीक है, तो यहां पे देखना, आपको बताया मैंने आपको, एक बताया केंद्र, एक बताया राज्य और एक बताया स्थानीय निकाय। ठीक है, तो यहां पे हो गया एक स्तर, ये दूसरा स्तर और ये तीसरा स्तर, यानी 3 स्तर हो चुके हैं। ठीक है, और तीनों स्तर पर जो धन का बंटवारा होगा, जो धन का बंटवारा होगा वो कौन करेगा, वो कैसे करेंगे, ये सब निर्णय कौन लेता है? वो करता है वित्त आयोग करता है। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग बन चुका है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो बन चुके हैं कौन? अपने अरविंद पनगड़िया। और जो 16वां वित्त आयोग था, जो 15वां वित्त आयोग था, इसे कौन थे? एन के सिंह थे। जब 15वां वित्त आयोग बना तो 15वां वित्त आयोग बनने के पश्चात ये 5 साल तक कंटिन्यू क्वेश्चन आए हैं वित्त आयोग से, 15 वित्त आयोग से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो जो 15वां वित्त आयोग बना था उसने सिफारिश करता है, सिफारिश करा उसने 41% जो धन है वो किसको मिलना चाहिए? वो राज्यों को मिलना चाहिए। और सरकार ने सिफारिश मान ली, यानी कि वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो वित्त आयोग है, ठीक है, 15वां वित्त आयोग है, इसमें से कितना परसेंट धन मिलता है? राज्यों को मिलता है 41% धन प्राप्त होता है। किसको? राज्यों को। और ये क्वेश्चन कई बार पीटी में आ चुका है डायरेक्ट। ठीक है, हुआ क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपको? तो जो अभी 16वां वित्त आयोग बनेगा ये अपनी सिफारिश पेश करेगा, परंतु एक ये बात याद रखना कि जो वित्त आयोग होता है ये संवैधानिक निकाय है, परंतु इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 280 में दिया है, परंतु इसकी सिफारिश को मानना बाध्यकारी नहीं है सरकार के लिए। वो 41% मान ली है, ये सरकार के पक्ष में होता है कि वो वित्त आयोग की सिफारिश माने अथवा ना माने। इस बात को याद रखना कि सरकार इसमें बाध्यकारी नहीं होती। तो 16वीं जो वित्त आयोग बनी है, जो ये 16वीं वित्त आयोग बनी है, ये 16वीं वित्त आयोग जो बनी है, ये आयोग तो बन गया, अध्यक्ष बन गया, इसके अध्यक्ष बन गए। इसके जो अध्यक्ष बने हैं अब इसे टाइम दिया जाएगा। टाइम क्यों? क्योंकि ये राज्यों से बात करेगी। ठीक है, जो आंकड़ा है वर्तमान में कितना धन है कितना धन नहीं है, ठीक है, वर्तमान महंगाई, इन सब पर एक विश्लेषण, एक एनालिसिस करेगी। और इस एनालिसिस के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कब? अक्टूबर 2025 को वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात अगर सरकार उसे मान लेती है तो 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से ये जो वित्त आयोग का जो सिफारिश है ये लागू हो जाएगी। क्यों 1 अप्रैल? क्यों यहाँ पे 1 अप्रैल क्यों लिया गया है? उसका आंसर है कि जो नया वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसलिए। हुआ क्लियर? ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चुनौती ये होती है कि जो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है, कौन सा? वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है आपका स्टैटिक का पार्ट भी है और करंट का पार्ट भी है। क्योंकि स्टैटिक पार्ट क्या है आपको सिलेबस में मेंशन है, और करंट पार्ट इसलिए है कि जब ये बनता है, ठीक है, उसके हिसाब से अब इसे बन गया ये, तो अगले 5 साल तक ये जो लेयर है जो ये डिसाइड कर देगा 16 वित्त आयोग कि राज्य को इतना धन प्राप्त होना चाहिए, ये अगले 5 साल तक लागू रहेगा। ठीक है, अभी जो 16 वित्त आयोग है
जो धन डिसाइड कर देगा कि इतना परसेंट राज्य को प्राप्त होना चाहिए, तो अगले 5 वर्षों तक राज्य को उतना परसेंट धन प्राप्त होगा। जिस प्रकार से 15वें वित्त आयोग ने 41% डिसाइड कर दिया था और वो 5 साल तक 41% किसको मिलता रहा, वो राज्यों को मिलता रहा धन। तो उसी प्रकार से ये करेंट प्लस स्टैटिक दोनों का पार्ट हो जाता है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हुआ क्लियर? अब देख लीजिए इसकी चुनौती क्या है। ठीक है, तो ये है आपका कुछ क्वेश्चन पीपीटी में ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जिम्मेदारी क्या है इसकी? ये है धन बंटवारे की। ये बता चुका हूं आपको कि धन बंटवारा वो किस किस आधार पे करता है। ठीक है, ये है उसकी चुनौती। चुनौती क्या आएगी? जो 16 वित्त आयोग है उसमें चुनौती कौन सी आएगी? ठीक है, तो ये आपका मेंस का पार्ट है। एक है जनसंख्या। तो जो वित्त आयोग है जो राज्यों को धन देता है, परसेंट बांटता है, ठीक है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर ही वो धन बंटवारा करता है। तो यहां पे क्या होता है? ये है भारत। ठीक है, और यहां पे क्या है? ये एक विंध्याचल पर्वत है और ये है दक्षिण के राज्य और ये है उत्तर के राज्य। जो दक्षिण के राज्य हैं ये आरोप लगाते हैं उत्तर के राज्यों में कि उत्तर के राज्य जो है जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कार्य नहीं करी है, परंतु जो दक्षिण के राज्य हैं वो केंद्र के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य करी है। जिस प्रकार से यहाँ की जनसंख्या जो है कम है और यहाँ की जनसंख्या जो है अधिक है, तो अधिक जनसंख्या होती है इस कारण से जो इनको धन अधिक प्राप्त होता है और यहाँ पे जो धन है वो कम प्राप्त होता है, इनका एक आरोप है। तो एक चुनौती ये बनती है वित्त आयोग के सामने कि इस चुनौती का संतुलन कैसे बनाएगा वो। हुआ क्लियर? ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है जीएसटी। जीएसटी आने के बाद एक सेल टैक्स होता था। सेल टैक्स होता था जो राज्यों से छीन लिया गया है। तो राज्य आरोप लगाते हैं कि हमसे छीन लिया गया है, जिससे जो राजकोषीय संघवाद है, ठीक है, जो राजकोषीय संघवाद है वो हमारे हाथ से छिनता जा रहा है। हम स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि धन नहीं होगा तो हम योजना कैसे लॉन्च करेंगे। तो ये आरोप लगाता है कौन? राज्य लगाता है। अब इसे कैसे मेंटेन करना है वो एक चुनौती है। एक है योजना। ठीक है, तो कुछ योजना केंद्र की होती है और कुछ योजना राज्य की होती है। वो क्लियर? तो जो केंद्र योजना लॉन्च करता है वो राज्यों में करता है और उसमें राज्यों को भी कुछ पैसा या कुछ धन इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी वहां पे धन देना पड़ता है, वहां पे खर्चा आता है राज्यों को। ठीक है, तो राज्य आरोप लगाते हैं कि जो केंद्र की योजना होती है उसमें हमारा धन भी व्यय होता है और जो हमें पैसा मिलता है केंद्र से वो उन्हीं की योजना में वेस्ट हो जाता है, व्यय हो जाता है। ये व्यय होने के कारण ही हमारे पास कोई भी धन नहीं बचता अपनी योजना लॉन्च करने के लिए। तो ये भी आरोप कौन लगाता है? राज्य लगाता है। तो ये भी एक चुनौती बनी हुई है। हुआ क्लियर? एक है राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो केंद्र और राज्यों में तनाव की स्थिति पैदा करती रहती है। तो ये एक चुनौती है। ठीक है, एक है डबल इंजन सरकार। आपने सुना होगा कि जो मोदी जी भाषण देते हैं तो उसमें एक वर्ड यूज करते हैं डबल इंजन की सरकार। इसका मतलब क्या होता है कि केंद्र में भी वही सरकार है और राज्य में भी वही सरकार है, तो सेम इंजन हो गया तो डबल इंजन हो गया। तो जो डबल इंजन सरकार होती है वहां केंद्र की योजना के लिए उनके लिए पैसा मिलने में आसानी होती है। तो ये भी एक आरोप होते हैं जो केंद्र में जो सरकार होती है उसकी अपोजिट सरकार जो होती है राज्य में वो आरोप लगाती है। ठीक है, ये चुनौती होती है। अब देखना यह है कि ये चुनौती का सामना कैसे करती है 16वीं वित्त आयोग। ठीक है, हुआ क्लियर? ये आपका कंटेंट था। ये था आपका पीटी का फेट। तो जितनी भी मुख्य मुख्य बातें हैं इस वित्त आयोग का गठन होने की ये बता चुका हूं आपको मैंने। इसमें जो भी एग्जाम में आएगा इस लेक्चर में जो भी कंटेंट होगा उसके साथ में उसे ऐड करते रहना। तो जो भी आपका मेंस कंटेंट हो, मेंस का आंसर हो या पीटी का आंसर हो, वो आपसे मेंटेन हो जाएगा। पीटी का हो तो हो जाएगा इसी लेक्चर से, परंतु मेंस के लिए आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो जो भी इसमें न्यूज में सुनते हो तो उसमें उस नोट्स में उसे अपडेट करते रहना। ठीक है, तो आपकी नोट्स क्लियर हो जाएगी। ये है पीटी का फैक्ट। ठीक है, इससे क्वेश्चन इतने आएंगे, वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है?
तो वो है आर्टिकल 280 में किया गया है। ठीक है, संचित निधि का किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल है 266। ठीक है, एक है आकस्मिक निधि का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? तो उसका 1 प्लस कर दो यहां से 267। भारत है राज्यों का एक संघ है, किस आर्टिकल में दिया गया है? तो वो है आर्टिकल 1। हुआ क्लियर? इसी को बोला गया संघवाद। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी रखी थी कितनी? 41% रखी थी। नए वित्त वर्ष की शुरुआत कब होती है? तो वो 1 अप्रैल से होती है। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो वो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये है अनुसूची, क्योंकि यहाँ पे बात चली है राज्य की और केंद्र की, और विषय कौन सा है? राजकोषीय संघवाद। ठीक है, इसलिए ये अनुसूची पूरी याद कर लीजिए आप। ये देख लीजिए, प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में उल्लेख है किसका? राज्य केंद्र के नामों का। ठीक है, दूसरी अनुसूची में दिया गया है वेतन भत्ते, और तीसरी अनुसूची जो है वो दिया गया है शपथ। देखना, जो दूसरी है उसमें दिया गया है वेतन, और जो तीसरी है उसमें दिया गया है शपथ। ठीक है, चौथी में दिया गया है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, और पांचवी दिया गया है अनुसूचित जनजाति और उनका क्षेत्र। ठीक है, जो पांचवी सूची है इसमें 10 राज्य हैं। 10 राज्य हैं जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण। इसमें राज्य कितने हैं? 10 हैं। और 10 वो राज्य हैं जहां जंगल होंगे, जहां जंगल होंगे वहां जनजाति होगी, जनजाति होगी तो सिंपल सी बात है, कभी क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पे 4 ऑप्शन में करना कि कहां पे जंगल है, वहां जंगल है तो 10 राज्य होंगे। आप याद कर लो तो भी अच्छी बात है। ठीक है, छठवीं अनुसूची में दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे 4 राज्य हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 राज्य हैं। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? संघ सूची, राय सूची और समूह सूची में कौन क्या बनाएगा? कौन बनाएगा? इसी को बोला गया है राजनीतिक संघवाद बोला गया है। ठीक है, 8वीं में दिया गया है क्या? भाषा दिया है। 9वीं में दिया गया है भूमि सुधार और जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन। 10वीं में दिया गया है दल बदल कानून। 11वीं में दिया गया है पंचायत, और 12वीं में दिया गया है नगर पालिका। तो ये लेक्चर आपका समाप्त होता है। ये लेक्चर करंट का था, और 15 वित्त आयोग के बाद जो 16 वित्त आयोग आया है, इसके जो अध्यक्ष बने हैं इसके संबंध में लेक्चर था। ठीक है, इसमें जितनी भी मुख्य मुख्य बातें होती है मैंने कर लिया है, और भी जो आप पढ़ते हो न्यूज में उससे भी आप कर लेना, तो ये मेंस के लिए आपका एक अच्छा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है आपको श्री वेदांता के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।